गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें चाय के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। आज इसके कुछ टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो इसको उगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी है? हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और एक रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी कि जो इसके प्लांट्स थे, कॉफ़ी कहें या चाय कहें, तो इन्हें अंग्रेज़ भारत लेके आए थे और यहाँ इन्होंने इनके प्लांट जो है वो लगा दिए थे। ठीक है, रोपण कृषि के माध्यम से इस चाय को उगाया जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेय पदार्थ का। पेय पदार्थ यानी कि जो चीज़ें पी जाती हैं, ठीक है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इसके अंदर इसकी फसल आती है। आ गई बात समझ में? और इसको यहाँ कौन लेके आए थे? अंग्रेज़ लेके आए थे। इसके लिए एक सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि सस्ता इसलिए चाहिए क्योंकि इनकी पत्तियों को बिनने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें समय समय पर किसकी आवश्यकता होती है? एक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें कुशल श्रम चाहिए। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो चाय जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है कहाँ पर? असम साइड में। अगर मैप में आप बनाना चाहें, चाय को लेकर अलग से मैप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कि इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर हो गया? असम है, पश्चिम बंगाल है और दार्जिलिंग है। ठीक है, इसमें एक बार हमने पहले बात करी थी कि सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, क्योंकि आपको समय पता है कि बागान में अंग्रेज़ क्या करते थे? भारतीयों को ले जाकर उनसे काम करवाते थे और वहीं रखते थे। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि बागान मजदूर जो थे वो चाहते थे कि वो यहाँ से रिहा हो जाएं, क्योंकि उनका जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था, गिरमिटिया मजदूर थे, वो क्या करते थे? उन बागानों में जाके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। केवल किसके लिए? इस खेती के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को इसकी आवश्यकता थी। इसके अगर मुख्य केंद्र की बात करें तो किसके हैं? असम है, पश्चिम बंगाल है और दार्जिलिंग है। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी पूरे विश्व में कॉफ़ी की मांग है। अगर चाय को हम केवल पहाड़ी क्षेत्र के लिए रखें तो कॉफ़ी पूरे दुनिया में ली जाती है। ठीक है, मुख्य क्षेत्र हैं इसमें। जो साउथ साइड हमने बुक में भी पढ़ा था कि तमिलनाडु साइड की जो कॉफ़ी होती है उसकी पूरे विश्व भर में मांग है, यानी कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है, तो उसकी क्या किया जाता है? उसकी निर्यात किया जाता है। इसके क्षेत्र हो गए असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन सभी जगहों में कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। अब देखिए बागवानी फसलें। बागवानी फसलें किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो इन्हें हम बागवानी फसलें कहते हैं। ठीक है, और भारत इसका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि फलों को लगाना, सब्जियों को लगाने का। तो ये व्यापारिक महत्व से जब इन चीज़ों की फसलें की जाती हैं तो ये बागवानी फसलें कहलाती हैं। और भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि यहाँ पर फल और सब्जियाँ इतने वृहद एरिया में उगाई जाती हैं। कुछ कुछ जगह के आपने देखा होगा, कुछ कुछ राज्यों के, कुछ कुछ क्षेत्रों के अपने अपने प्रमुख क्या हैं? फल हैं, सब्जियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो वहाँ का आम जो है वो बहुत फेमस है। केरल की बात करें तो केरल में केले की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पर केले को बहुत ज़्यादा अपने खाद्य पदार्थ में वो उसका लिया जाता है। जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू है वो जो सेब हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या है, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो फेमस है। अब आती है बात अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलें यानी कि जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं, अखाद्य फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अखाद्य मतलब समझ में आ गया कि जिनका हम सेवन खाद्य रूप में नहीं करते हैं, पर अब हमें इन्हें इसलिए उगाते हैं क्योंकि हम इनका व्यापार करते हैं, इनसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे रबड़ है, रेशम है, कपास है और जूट है। आगे अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें। पहला आता है रबड़। तो रबड़ का अगर प्लांट लगाना है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होगी उस क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहीं पर ये जो रबड़ की फसल है वो लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी और आवश्यकता है कि वहाँ की आर्द्र जलवायु भी होनी चाहिए उस क्षेत्र में, तब जाके हम कहीं रबड़ की फसल को वहाँ पर लगा सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि आर्द्र जलवायु चाहिए और क्या चाहिए? नमी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहाँ होनी चाहिए। नमी है, ठीक है, पहले तो नमी चाहिए। नमी कब होगी? जब वर्षा अधिक होगी, गर्म ज़्यादा पड़ेगा तो मॉइस्चर बनेगा। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहाँ पर होनी चाहिए। फिर
25 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए। तापमान भी तेज़ होना चाहिए ताकि जो पानी का मॉइस्चर है वो बना रहे और इसकी अच्छे से वहाँ पर किसकी फसल हो सके, रबड़ की फसल हो सके। अगर बात करें कि क्षेत्रों की, तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस रबड़ की फसल को उगाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में उगाया जा रहा है? केरल में और तमिलनाडु में। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब आप बनाते हैं तो इन चीज़ों को आप अच्छे से दर्शा सकते हैं कि किस राज्य में हो रहा है, कहाँ है और ये फसल कौन सी है। आगे बात समझ में। अब देखो रेशम आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे हमारे जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर भी काम आता है। तो रेशम को उगाने के लिए रेशम की कीड़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, रेशम के जो कीड़े हैं उनसे कोकून प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि रेशम का जो कीड़े हैं उनको पाला जाता है और उनसे जो कोकून प्राप्त होता है उससे आपका रेशम निकलता है। ये एक बहुत बड़ा जो है उत्पादन है, इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रेशम का उत्पादन करती हैं। और इसमें देखेंगे कि ये जो सिल्क वॉर्म पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन कहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ये जो कीड़ा है, जो रेशम की उत्पादन करने वाला कीड़ा है, वो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर ही पलता है। एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर ये होता है। ठीक है, तो इतना आप देखेंगे, फिर हम आगे इसमें बात करेंगे।